हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड मैं हूं अंजलि सिंह। एंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस वीक में अभी तक मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू मैंने वीडियोस डाला है। और ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि सैटरडे को नया वीडियो नहीं आएगा। वीडियोस आएंगे, लेकिन वो कोई नए टॉपिक पे नहीं होंगे। ये वीडियोस जो हैं वो मेनली इस वीक में हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है उसमें सारा जो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग रिवीजन करेंगे। उसे सारे टॉपिक्स को एक बार क्विक रिवीजन करना है। उसमें मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगी, और हाँ, मेंस का क्वेश्चन तो रहेगा ही क्योंकि एग्जाम ही मेंस का है। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहना है कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो मेनली उन लोगों के लिए है जो बहुत ही फोकस्ड होकर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, या फिर जिनको ज्योग्राफी पढ़ना है, जिनका ऑप्शनल कुछ और है लेकिन हाँ ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके लिए वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड नॉट ओनली बीपीएससी, पीजीटी के स्टूडेंट्स या फिर अदर कोई पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें भी जो ज्योग्राफी है उसके लिए भी ये वीडियोस जो है काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और आप लोग को जितना भी ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक्स है उसमें मैक्सिमम मैंने कवर करने का कोशिश किया है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाते रहें मेरे साथ, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करने जाएगा। बीच बीच में सैटरडे को मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रिवीजन भी करवाऊंगी। और मेरा पढ़ाने का एक ये तरीका है कि वीक में 5 डेज क्लासेस एकदम रेगुलर जैसे टॉपिक वाइज होते हैं वैसे होंगे। एक दिन सैटरडे को रिवीजन डे रहेगा। उसमें आप लोगों ने ये 5 डेज में जो भी पढ़ा है उसे पूरा अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, रिवीजन करना है, प्लस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो फिर ठीक है, नेक्स्ट इसके पहले वाले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स। ओके, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स आज का जो टॉपिक है उसी का कंटिन्यूएशन ही है, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे आज रिलीफ एंड स्लोप के बारे में, एंड देन थोड़ा सा एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान हिंदी में। रिलीफ मीन्स वेरियस हाइट्स एंड डेप्थ्स। ठीक है, रिलीफ का मतलब होता है वेरियस हाइट्स एंड डेप्थ। इट मीन्स स्लोप प्लस एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप मीन्स एंगुलरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप। ठीक है, अब आप पूछोगे कि एंगुलरिटी क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो स्लोप जो होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल में होता है। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। अब ग्रेटर द एंगुलरिटी ऑफ स्लोप ग्रेटर द रेट ऑफ इरोजन एंड मास मूवमेंट। जितना एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इरोजन भी ज़्यादा होगा, और इरोजन ज़्यादा होगा तो मास मूवमेंट भी ज़्यादा होंगे। क्लियर? Thus, the Himalayan slopes facing the Gangetic plains have faster reduction of relief. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो हिमालयन स्लोप्स है, जैसे कि मान लीजिए ये हिमालय है, एक मिनट, मान लीजिए ये हिमालय है स्लोप्स, और यहाँ से प्लेन स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इरोजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्लोप। पहला है एड्रेट एंड द सेकेंड वन इज यूबैक। व्हाट इज एड्रेट? एड्रेट इज सन फेसिंग स्लोप। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्लोप है, इधर सन है, ये सन है, सन फेसिंग, सनशाइन कंप्लीट इधर आ रहा है। दे रिसीव ग्रेटर सनशाइन एंड मोर प्रेसिपिटेशन। मतलब जो एड्रेट स्लोप्स होते हैं वो सनशाइन ज़्यादा रिसीव करते हैं और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है, दस मोर प्रोन टू विदरिंग एंड इरोजन। तो ऑब्वियसली विदरिंग और इरोजन ज़्यादा होगा। एंड द सेकेंड वन इज यूबैक। यूबैक जो होता है वो सन ऑपोजिट स्लोप्स होता है, मतलब ये स्लोप के ऑपोजिट, मान लीजिए स्लोप है, ऑपोजिट में सन है। ठीक है, एग्जाम्पल में नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज आर यूबैक। क्लियर? अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो है,
Structure may also include the slope elements, example convexity, concavity of slope can also control the rate of erosion. अब ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसमें कॉन्वेक्सिटी भी आ जाएगा और कॉन्केविटी भी होगा. आप लोग साइंस के अगर स्टूडेंट हैं चाहे नहीं भी हैं, क्लास 10 तक तो आप लोगों ने सबको ही साइंस पढ़ा होगा. उसमें आप लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो स्लोप भी कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स होता है, कहीं ना कहीं कॉन्केव होता है. इसको देख लेते हैं कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ स्लोप्स किसको बोलते हैं और कॉन्केविटी कहते किसे, एक बार देख लेते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्केव स्लोप उसे कहते हैं द स्लोप इज़ वेरी जेंटल एट द फुट, मतलब फुट के पास बहुत जेंटल रहता है और ऊपर जा कर के बिल्कुल स्टीप हो जाता है. मतलब मान लीजिए कि ये जेंटल है और टॉप में एकदम स्टीप हो गया. इस टाइप के स्लोप को बोलते हैं क्या, कॉन्केव स्लोप. अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स इसका ठीक ऑपोजिट. इसमें जो टॉप है वो जेंटल होता है और धीरे धीरे स्टीप होता जाता है नीचे. ठीक है, इस टाइप का स्लोप जो है दैट इज कॉन्वेक्स स्लोप. क्लियर. तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि दस अ स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन लैंडस्केप इवोल्यूशन. मतलब एक लैंडस्केप के इवोल्यूशन में आप देख रहे हो ना कि एक स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही बड़ा फीचर है. मतलब स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई लैंडस्केप कैसे इरोड होगा, डिग्रेड होगा, रेट ऑफ इरोजन क्या होगा. ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर एक डोमिनेंट फीचर हो जाता है. Structural features like porosity, permeability, elasticity and tectonic features can also influence the typology of landforms. ये पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ये सारा फीचर्स भी जो है वो अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है लैंडफॉर्म्स के टिपोलॉजी को. आगे देखते हैं. कह रहा है ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड लिथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ये जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है इसका फिजिकल और लिथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है और इसका अलग अलग रेट ऑफ इरोजन भी होता है. जैसे कि मान लीजिए एरिड क्लाइमेट है, मतलब शुष्क क्लाइमेट, जहाँ की वातावरण शुष्क हो, ड्राई हो, वहाँ पे कह रहा है कि ग्रेनाइट इज इजली इरोडेड. क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज़ जॉइंट्स along क्रिस्टल्स एंड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट्स एग्रीवेट एंड रॉक ब्लॉक्स कैन फॉल डाउन. समझ में आया? बोल रहा है कि जो ग्रेनाइट्स होते हैं इसमें जॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल्स में और गर्मी के कारण ये थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसके कारण जॉइंट्स बड़ा हो जाता है और जो रॉक है वो क्या होता है, टूट जाता है, गिर जाता है. लेकिन लाइमस्टोन के केस में ऐसा नहीं है. एरिड क्लाइमेट में लाइमस्टोन जो है वो रेसिस्टेंट होता है क्योंकि ये इम्पर्मिएबल है. ठीक है, एंड जॉइंट्स जो है इसमें जॉइंट्स और फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं लाइमस्टोन में. इसीलिए एरिड क्लाइमेट में अगर लाइमस्टोन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लोग देखो, लेकिन जो वेट क्लाइमेट होते हैं, बट इन वेट क्लाइमेट लाइमस्टोन्स आर मोर इजली इरोडेड बिकॉज ऑफ पोरोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी. अब वेट क्लाइमेट में क्या होता है, ये जो लाइमस्टोन है वो काफ़ी पोरस होता है. ठीक है, और सॉल्यूबल भी होता है वाटर में, तो जिसके कारण ये इरोड हो जाएगा. बट ग्रेनाइट इज रेसिस्टेंट. लेकिन वेट क्लाइमेट में ग्रेनाइट रेसिस्टेंट है ड्यू टू परमिएबिलिटी विच अलाउज द वाटर टू पास थ्रू. परमिएबल होता है और जो जिससे कि वाटर जो है वो आराम से इजिली पास हो जाता है और कुछ नहीं होता है. तो समझ में आया ये जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन कैसे अलग अलग वेदर में इनका रेट ऑफ इरोजन बिल्कुल अलग अलग हो जाता है. क्लियर. अब देखिए कार्स्ट टोपोग्राफी यहाँ पे है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ होता है और इरोजन के कारण अलग अलग फीचर्स इसमें देखने के लिए मिलता है. कहीं पे आपको सिंकहोल देखने को मिलेगा, कहीं पे एक अलग सा फीचर्स, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट हम लोग इसी में पढ़ेंगे. अब ये सब क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे. इसमें बस मैंने ये यहाँ पे डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है कि इसके थ्रू बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, ये कैसे एक लैंडस्केप इवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है. मतलब कि एक लैंडस्केप को कैसे मॉडिफाई कर सकता है, उसको कैसे प्रभावित करता है, उसके लिए एग्जाम्पल है. इसके अलावा कार्स्ट टोपोग्राफी आगे पढ़ना है, उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में.
यहाँ पे देखिए, इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल कंट्रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। ये कार्स्ट के बारे में कह रहा है। कार्स्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन स्लोवेनिया वेयर सच टोपोग्राफी हैज़ डेवलप्ड। कार्स्ट एक नाम वहीं से लिया गया है, स्लोवेनिया में एक डिस्ट्रिक्ट ही है जहाँ पे इस टाइप का टिपोग्राफी मिला है। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि थॉर्नब्यूरी हैज स्टेटेड जियोमॉर्फिक फीचर्स एंड देयर इवोल्यूशन इज प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर। ये जो थॉर्नब्यूरी एक जोग्राफर है, उनका कहना है कि जियोमॉर्फिक फीचर्स और उनका जो इवोल्यूशन है वो मेनली स्ट्रक्चर के द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब लैंडफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो उसको प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल करता है। और वही गिलबर्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका कहना है कि नहीं, climate is the most coercive force which relegate all the features over the period of time and structural control over landforms is temporary phenomenon। उनका कहना है कि नहीं, क्लाइमेट जो है वो मेन फीचर्स है, वही जो है वो मेनली अफेक्ट करता है, और ये जो आप स्ट्रक्चरल कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो तो टेम्पररी है। ये किसका कहना है? ये गिलबर्ट का कहना है। अब आगे थॉर्नब्यूरी फिर से थॉर्नब्यूरी कहता है कि agents of erosion induced by climates can erode to a critical level where their erosive capacity and resistance of rocks becomes equal। मतलब ये जो आप क्लाइमेट से जो इरोड होने की बात कर रहे हैं, ये क्रिटिकल लेवल तक ही इरोड कर सकता है। कब तक? जब तक कि इरोजिव कैपेसिटी और उस रॉक का जो रेसिस्टेंस है वो इक्वल ना हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है। अब देखिए, इंसेलबर्ग कहते हैं वैसे हिल्स को जिसका राउंडेड हिल्स हो, जो राउंडेड हिल्स होते हैं ऊपर में, और बहुत ही हार्ड रॉक्स हैं ये, आर नॉट बीइंग इरोडेड, एंड इन सहारा डेजर्ट दरफूर तिबस्तियन हॉगर माउंटेन्स हैव विथस्टूड द साइकिल ऑफ इरोजन। क्लियर? दस अ स्ट्रक्चर, मतलब उनका कहना है कि अब ये भी तो है, लेकिन इसको क्यों नहीं क्लाइमेट अफेक्ट कर दिया? नहीं कर पाया। मतलब क्या है? मतलब है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, दस अ स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी हैज़ बीन emphatically suggested as a dominant control factor। टाइम एंड स्टेज इज डिबेटेबल फैक्टर। कह रहा है कि टाइम और स्टेज भी है, लेकिन ये डिबेटेबल फैक्टर है, बट दियर रोल इज पैल्पेबल। मतलब हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि टाइम और स्टेज का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन अभी वो डिबेटेबल है, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि एवरीथिंग डिकेज विद टाइम, तो कहीं ना कहीं टाइम तो है ही इन्वॉल्व। स्टिल इन ब्रॉडर फ्रेमवर्क द रोल ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अंडररेटेड। मेनली आप रोल ऑफ स्ट्रक्चर को आप अंडररेट नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है थॉर्नब्यूरी और गिलबर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे देखते हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन आज ये सॉल्व नहीं करना है, इसे बस मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसको कब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि डायनेमिक व्हील्स ऑफ नेचर आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द क्रस्टल फीचर्स। ये नेचर जो है ये क्रस्टल फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करता रहता है। लैंडस्केप इवोल्यूशन इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ वर्क ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये जो लैंडस्केप इवोल्यूशन होता है, ये रेशियो है बिटवीन रेट ऑफ वर्क ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कभी कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स, कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ डिग्रेड हो रहा है। द फोर्सेस एंड मैकेनिज्म ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द क्रस्ट आर कॉल्ड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मतलब ये जो फोर्सेस आप देख रहे हैं, जो क्रस्ट में चेंजेस, मतलब क्रस्ट में जिसके कारण बदलाव आ रहा है, वैसे पर्टिकुलर फोर्स एंड मैकेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है? तो फर्स्ट हो गया विदरिंग एंड मास मूवमेंट, सेकेंड वन इज क्लाइमेटिकल इंड्यूस्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, एंड द थर्ड इज एंडोजेनेटिक फोर्सेज। इसमें से पहला दो जो है उसी को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है? कह रहा है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। क्यों है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस? क्योंकि एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्रस्ट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए, कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के लिए।
इसीलिए एंडोजेनेटिक फोर्सेस कंस्ट्रक्टिव होते हैं। दे क्रिएट लैंडफॉर्म्स, प्रोड्यूस जियो मटेरियल एंड मास। वही जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो हमेशा डिग्रेड करने का काम करता है, इरोड करने का काम, मतलब कि जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो गया है, फॉर्म हो चुका है, उसको वो डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। दे रिमूव एंड रिड्यूस मास, वो हमेशा मास को रिमूव करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट जियो मटेरियल्स। दे आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। मतलब कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व है डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन में। क्लियर? यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखिए फोर्सेस दो टाइप का होता है, पहला एंडोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में दो टाइप का फोर्स है, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स, मतलब ये अंदर से अंतर्जात बल, ठीक है, अंदर से जो बल निकल रहा है उसके कारण जो फोर्सेस होते हैं। तो दो टाइप के, एक डायस्ट्रॉफिक एक कैटास्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में एक एपिरोजेनेटिक फोर्स है, फिर ओरोजेनेटिक फोर्स है। अब एपिरोजेनेटिक फोर्स अगेन दो टाइप का होता है, सबमर्जेंस, इमर्जेंस। इधर ओरोजेनेटिक फोर्स जो है ये कंप्रेशनल होता है और टेंशनल होता है। इसमें क्रस्टल फॉल्टिंग होता है, फिर क्रस्टल बेंडिंग। टेंशनल फोर्स में क्या है ये, लिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। और इधर कैटास्ट्रॉफिक फोर्स जो है इसमें अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। तो ये सारा फोर्स जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारा हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में अगर मैं सारा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसे मैं अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस वैसे दिन पढ़ाऊँ इस सारे टॉपिक्स को कि एक दिन ही कवर हो जाए, इसलिए आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी लैंडफॉर्म, जिसको फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी लैंडफॉर्म, जिसको सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी लैंडफॉर्म, जिसको थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म भी कहते हैं। अब प्राइमरी ऑर्डर में क्या क्या आ गया? प्राइमरी ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले बना हो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। उसमें आपका कॉन्टिनेंट आ गया और ओशियन बेसिन आ गया, जिसका निर्माण जो है, क्रिएशन जो सबसे पहले हुआ है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर। इसमें आपका माउंटेन आ जाता है, प्लेटोज आ जाता है, प्लेन्स आ जाता है। ये जो है प्रोडक्ट है एंडोजेनेटिक फोर्स का भी, लेकिन इसे मॉडिफाई किया गया एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण। कैसे? क्योंकि देखिए ये जो पहाड़, माउंटेन का फॉर्मेशन होना, प्लेटो का फॉर्मेशन होना, प्लेन्स का तो ये माउंटेन जो आप देख रहे हैं और जो प्लेटो प्लेन देख रहे हैं, तो माउंटेन तो एंडोजेनेटिक फोर्स से क्रिएट हुआ, लेकिन उसका प्लेटो बनना, प्लेटो से फिर प्लेन बन जाना, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से वो मॉडिफाई हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट टर्शियरी ऑर्डर में, तो इसमें माउंटेन पीक आ गया, डेल्टा आ गया, मतलब वो और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है, वैलीज हो गया। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसके आगे वाले क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्स, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, ये जो क्लासिफिकेशन है डायस्ट्रॉफिक फोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग फिर अंत तक जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं एक बार कि कल जो है कोई भी नई वीडियो नहीं आएगी। कल हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीक में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम किस क्वेश्चंस को टारगेट करेगी, क्या है उसका फेवरेट क्वेश्चन, ये हम लोग देखेंगे और उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर, जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इस सारे वीडियोस से। इसे प्लीज़ मेरे साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अभी काफ़ी टाइम है मेंस में, अभी से अगर आप लोग करते हो तो छोटा छोटा में हम लोग बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर से भी हम लोग स्कोर भी कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियोस देखिए, लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।